18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात उन लम्हों की और गुजरे वक्त के उस दौर की, उन लम्हों की, उन औकात की जब एक इंसान इस डर से कि पता नहीं वो अब के बाद या कल के बाद इस दुनिया में जिंदा रहे या न रहे, उसके हालत क्या होती है और किस तरह से अपना वक्त गुजारता है। जी हाँ, मुल्क में जितनी तारीख़ यहाँ की गहरी है और बहुत ज़ख़ीम है, उतना ही यहाँ के मुल्क की तारीख़ से फसादात की तारीख़ भी जुड़ी है। एक नहीं कई ऐसे मामले हैं। ख़ुद जब 47 में मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त भी जिस तरह के फसादात फूट पड़े थे, उसके बाद से हर कुछ महीनों के बाद या साल के बाद कोई ना कोई एक बड़ा ऐसा फसाद हुआ है जो बिल्कुल एक तारीख़ रकम कर गया है। उनमें कई नाम हैं, चाहे वो नल्ली का फसाद रहा हो, भागलपुर का फसाद रहा हो, अहमदाबाद गुजरात का फसाद रहा हो, या फिर वो मेरठ का फसाद रहा हो, वो रांची का फसाद रहा हो, मुंबई का फसाद रहा हो। ऐसे कई मामले हैं जो गाहे बगाहे तारीख़ के औराक पलटने से हमारे सामने आते हैं। अभी जिन तरह से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मामला काफ़ी सुर्खियों में था, 1992 में इसी मौजू के आसपास माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि मुल्क के कई हिस्सों में फसाद फूट पड़े थे और उनमें से एक कोलकाता भी था। कोलकाता के आज हम आपको एक ऐसे कैंप का मुशाहिदा कराएंगे जो 1992 के फसादात के बाद वहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को एक कैंप में रखा गया था आर्जी तौर पर कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वहाँ से उन्हें फिर अपने घरों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 26 साल गुजर चुके हैं और वो लोग जो कैंप में शिफ्ट किए गए थे आज भी उन्हीं कैंपों में रहने को मजबूर हैं। जी हाँ, बाबरी मस्जिद इंहदाम के बाद 1992 में फूट पड़े फसादात को 26 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद कोलकाता के मुस्लिम कैंप के फसाद मुतासरीन बेहतर जिंदगी गुजारने से कासिर हैं। उन्हें अब भी इस पल का इंतजार है जब वो यहाँ से जाएंगे और अपने घरों को लौट पाएंगे और वहाँ उन यादों को फिर से समेटेंगे जो आज से 26 साल पहले वहाँ वो छोड़ आए थे। इन मुतासरीन की अब तक बाज़ाबादी के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया है। सबसे पहले आपको हम इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे कोलकाता से, हमारी नुमाइंदा भी जुड़ेंगी और कोशिश हमारी होगी कि हम एक मुतासर में से किसी एक को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें। पहले एक रिपोर्ट देखिए। 6 दिसंबर 1992 में कोलकाता का टुंगरा इलाका फसाद से बुरी तरह मुतासिर हुआ था। कई लोग मारे गए जबकि हजारों लोग जख्मी हुए थे। हाल ये था कि मकानात, घर बार सब फसादियों ने जला दिए थे। उस वक्त टुंगरा के इस इलाके को मुस्लिम कैंप का नाम देकर लोगों को यहाँ बसाया गया था, लेकिन लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन आज भी इसी कैंप में मुकीम हैं। उनकी बाज़ाबादकारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। कैंप का मसला कोई हल नहीं हुआ। 92 से बात कोई हल नहीं हुआ। यहाँ जैसी का वैसी है यहाँ, और कोई यहाँ ना काउंसिलर आता है यहाँ, ना कोई यहाँ कुछ करने नहीं आता। पाड़ा को हम लोग को देखभाल ही नहीं करते यहाँ। पूरा आप जाके पाड़ा पूरा घूर कर देख, इतना गंदगी है कोई समझ ही नहीं सकता। हम लोग दीदी को बोलो, मैं फ़ोन किया, काउंसिलर बोला, वहाँ से बोला कि हाँ हम लोग कहीं ढूकेगा। ना काउंसिलर यहाँ ढुकता है, ना कोई नेता ही नहीं यहाँ आता है। उसके बाद जो है एक हफ्ता के बाद जब कर्फ्यू ढील हुआ तो उसके बाद लोग आए यहाँ, आगे के अपना प्लास्टिक का टेंट गाड़ कर रहने लगे। रहते उसके बाद जो है ना बहुत सारे NGO वाले आए, बहुत सारे ऐसे माने ऊंचे तबके के लोग आ गए थे, उसको मदद किए। उस टाइम में से लेकर अभी तक सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिला। इस कैंप में लोग जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। न ही यहाँ पीने का पानी है, न सफाई का मुनासिब इंतजाम। बच्चों की तालीम के लिए चंद NGO की जानिब से प्राइमरी स्कूल चलाए जाते हैं, लेकिन ये स्कूल भी बच्चों की तालीमी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। पर तो कैंप में जैसा बाल बच्चा रहता है वैसा है नहीं। यहाँ पर बहुत गंदगी भी है। मुस्लिम कैंप का पास एक तालाब है, वहाँ पर भी बहुत गंदा है। मतलब बच्चा लोग को यहाँ स्कूल भी सही से नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सही से नहीं होता है। यहाँ बाल बच्चा के लिए एक तो स्कूल होना चाहिए
और बच्चा लोग का परवरिश ही अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। जहाँ तक हम लोग देखते हैं ये कैंप वहीं का वहीं अटका हुआ है, और जितना आगे का देखे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है। कोलकाता के मुस्लिम कैंप में जिंदगी गुजार रहे लोगों की जिंदगी भी 26 वर्षों से वहीं रुकी है। तबाह हाल, परेशान हाल ये लोग भी तरक्की की धारे में वापस आना चाहते हैं, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन मानुष रंजन घोषाल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आपने देखा कि क्या हालात हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ज़रा ये समझने की कोशिश कीजिए कि 1, 2, 3, 4 साल नहीं गुजरे, पूरे 26 साल गुजर गए हैं। और इन 26 सालों में जो आर्जी तौर पर यहाँ पर लोग रहना शुरू किया था लोगों ने कैंप बनाकर, वो आज भी रह रहे हैं। यानी इन 26 सालों में कोई एक बच्चा जो है वो जवान हो चुका होगा, उसकी शादी भी शायद हो चुकी होगी और उसके बच्चे भी शायद हो चुके होंगे। कोई जवान अगर रहा होगा तो वो बूढ़ा हो चुका होगा, और न जाने कितने उस उम्र के जो अधेड़ उम्र के होंगे वो शायद इस दुनिया से जा भी चुके हों, गुजर भी चुके हों। क्या ये है हमारे मुल्क का निज़ाम? क्या हमारी हुकूमतें ऐसे ही चला करती हैं? क्या हुकूमतों को ऐसे ही चलना चाहिए? क्या उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के शहरी हैं, जबकि ये एक फेडरल स्टेट है, आपके लिए ज़िम्मेदारी रियासती हुकूमत की भी बनती है कि वो अपने स्टेट के लोगों का ख्याल रखे। मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कोलकाता में आप देखिए ये टुंगरा इलाके का ये जो कैंप है, 26 सालों से ये कैंप बसा है, और अब वो कैंप आर्जी ना होकर बल्कि कैंप ही मुस्तकिल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में ना कोई काउंसलर पहुंचता है, ना कोई वहां पर एमएलए एमपी तो शायद ही पहुंचते हो। जब काउंसलर नहीं पहुंचते हैं तो एमएलए एमपी क्यों पहुंचेंगे? ये जो बातें आपने सुनी लोगों की, इससे जाहिर सी बात एक सवाल पैदा होता है कि इस तरह के हालात ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या मुल्क में मुल्क का शहरी होने के बावजूद कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनके बिना पर कुछ इम्तियाज़ बरता जाता हो, इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ी हुई हैं कोलकाता से सीधे हमारे साथ रास्त, और साथ ही खालिद इबादुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद इबादुल्ला से भी हम बातचीत करेंगे। खालिद इबादुल्ला साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए मैं सबसे पहले आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि टुंगरा इलाका जो है कोलकाता का, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? क्या आप उस इलाके के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ आपके जहन में है उस ताल्लुक़ से कि वो टुंगरा इलाके में कैंप है, मुस्लिम कैंप, उसकी तारीख़ क्या रही है, वो कौन लोग हैं, कब बसे हैं, और वो अब तक वहाँ क्यों रह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि टैंगरा इलाका से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, और मैं टैंगरा में जब मैं भी एक छोटा सा कारोबार हूँ, कारोबारी के नाते मुझे टैंगरा में आने जाने का मौका हमेशा मिलता है, और मैं 32-33 सालों से उस इलाका का दौरा करता हूँ कि वहीं पे मेरी टैनरी में मैं काम करता था जी। और आहिस्ते आहिस्ते मुझे वहाँ से टैंगरा से काम बढ़ते हुए फिर मैं एक्सपोर्ट करने लगा। तो वो इलाका मेरे लिए बहुत ही पुराना, और मैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक ये जानकारी आपको दे बड़ी खुशी होगी और समझ में भी आएगा कि जब वो मुस्लिम कैंप जो था 26 साल पहले उस इलाका में मेरा भी एक छोटा मोटा गोडाउन था। अच्छा। वो जो मुस्लिम कैंप जो लगा हुआ है बस्ती, उसमें मेरा एक गोडाउन था। वो बाबरी मस्जिद के जमाने में जब राइट्स फसाद हुई तो वो मेरा भी वो गोडाउन जल गया, और मुझे अभी तक पता भी नहीं मिला और लगा भी नहीं। तो ये मामला ऐसा है कि उस इलाका में जब बहुत ही गरीबी है, और उस गरीबी के नाते मैं ये कहना चाहूँगा आज पूरे भारत के सरकार को कि बाबरी मस्जिद और मंदिर का मसला तो हल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, खा वो गलत सही इसमें मैं नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सारे लोग इसको सर झुका के और कुछ दिल में पत्थर रख के भी लोग इसको मान लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मस्जिद और मंदिर का तो मामला हल हो गया, लेकिन जो लोग
चाहे वो कोई भी समुदाय के हो। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा कम्युनल बातें कि मुसलमानों को नहीं मिला, हिंदू को मिलना चाहिए, हिंदू को नहीं मिला, मुसलमानों को मिलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 26 साल पहले ये बाबरी मस्जिद का वक्त में जब पूरे दंगा और फसाद से लोग तबाह हो गए थे, जान माल का नुकसान हुआ था, मैं यहाँ पे थोड़ी सी सरकार को ये कहूंगा, भारत के सरकार को, कि सुप्रीम कोर्ट के ये कानून, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे सारे लोग, मैं समझता हूँ, इत्तेफाक रखना पड़ा और रख रहे हैं। तो अभी चाहिए कि जो लोग तबाह और बर्बाद हुए थे 26 साल पहले, जिनकी माली नुकसान हुई थी, जान का नुकसान हुआ था, वो लोग को भी तो कम से कम कुछ ना कुछ इसके जरिए मिलना चाहिए। वो लोग क्यों इससे परेशान हो रहे हैं? वो लोग क्या गलती किए थे कि उन लोगों का जान भी गया, कि रिश्तेदारों का जान गया, कई लोगों का माल गया, कई लोग तबाह हो गए। मैं समझता हूँ कारोबारी का इलाका था, वहां पे तो कोई नौकरियां करके आते नहीं थे, छोटे छोटे कारोबार वहां रहते थे। वहां पे मैं समझता हूँ कबाड़ी की दुकानों का वहां पे सवाल खालिद अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत तफसील बताया और आप अच्छी बात बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 26 साल पहले उस इलाके में, टैंगरा में कितनी आबादी थी, आज कितनी आबादी है? क्या 26 साल पहले वहां पर लोग रह रहे थे बाज़ाब्ता जैसे आज रह रहे हैं? और 26 सालों में उस इलाके में बदला क्या? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि 26 साल पहले जो मामला था, वहाँ पे जिस तरह का एक कैंप बना हुआ था, आज बहुत हद तक कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी सी पहले था कि दरमा का जो लकड़ी का चट बुन कर बनाया जाता था, उस लकड़ी का दरमा ऊपर नीचे लगा के एक घर का रूप में सारे लोगों को वहाँ पे उसी तरह से रहते थे। लेकिन आज वहाँ पे अगर जाके देखें, मैं कुछ दिन पहले ही गया था, मेरा वहाँ आना जाना इसलिए होता है कि बाबरी मस्जिद के वक्त में माटपुकुर एक जगह का नाम है, वो माटपुकुर में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को भी बाबरी मस्जिद के वक्त में थोड़ा मोड़ा उसको तोड़ के शहीद कर दिया गया था। उस मस्जिद के अंदर में एक मदरसा चलता है, उस मदरसा का मैं सदर हूँ, तरतीरुल कुरान मदरसा है, उस मदरसा का मैं सदर हूँ। वहाँ पे असरी तालीम भी होती है और दीनी तालीम भी होती है, कुरान। और ऐसा है कि वहाँ पे हम लोगों ने 20 सालों तक, आज 20 साल से कम से कम 20 साल से वहाँ पे हाफिज कुरान 5 या 6 हाफिज कुरान हर साल वहाँ से निकलते हैं, और उसका मैं सदर हूँ। मदरसा भी मैं चलाता हूँ। उसके जरिए से वो मस्जिद को शहीद जब किया गया था, मस्जिद को भी थोड़ा मोड़ा मरम्मत जब कराने का मौका मिला था, मुझे अल्लाह ताला ने वो हैसियत दी, मैं उस मस्जिद का भी मरम्मत करा के वहाँ पे पूरे तरह से उस मदरसा और मस्जिद को मैंने बनवाकर मदरसा चालू किया था। मैं 92 से पहले ही से हम लोग मदरसा शुरू किए थे। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा खालिद साहब, मैं जरा शबाना से कुछ सवाल करता हूं। और चूंकि आप खालिद साहब, आप टीएमसी से जुड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस से भी आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में एक सवाल ये लाजमी बनता है कि आप अपनी बातों में बार बार भारत की सरकार क्या, भारत की सरकार का मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं है, और पश्चिम बंगाल की सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कितने काम किए। अभी आपने शायद रिपोर्ट देखी, वहाँ के लोग कह रहे थे कि काउंसिलर तक वहाँ पर नहीं आते हैं कभी कुछ हालात का जायजा लेने या दौरा करने, या कुछ गली नाली क्या मसला है कभी सुनने नहीं आते। शबाना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, सवाल इस बात को लेकर मैं आपके पास आता हूँ। शबाना आपके पास मैं आ रहा हूँ। शबाना, इतने लंबे अरसे में ये बड़ी मज़ाक़खेज़ बात लग रही है कि ये कैंप ही बना रह गया, इसकी बाज़ाबातकारी नहीं हुई वहाँ के लोगों की। आखिर इन लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की क्या शबाना? क्या ये यहाँ ही रच बस गए, इनको यहीं अच्छा लगने लगा, ये अब उस इलाके में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ से कुछ उनकी दर्दनाक यादें जुड़ी हैं? देखिए, रच बस गए की बात होती कि जो फसाद होते हैं ना, वो उन इलाकों से पहले शुरू होते हैं जो गरीब इलाका होता है। तो ये लोग तो पहले से ही गरीब थे। जब फसाद हुआ 92 के हादसे के बाद, तो उस वक्त जो है ये गरीब लोग जो है वो ज़्यादा मुतासिर हुए, पूरा इलाका जल गया, फिर इनको यहाँ रखा गया। और जिस तरह से खालिद साहब ने कहा कि वो दरमा जो है वो पहले दरमा था, अब जो है वो वहाँ कुछ ईंट के जो कुछ मंजिला, कुछ 1-2 घर जो है वो पक्के घर दिखाई दिए, लेकिन हालात आप देख सकते हैं किस तरह से है। तो हालात वही बदले 26 वर्षों में कि वो दरमा से, जो लकड़ी का दरमा था, या जो हम कह सकते हैं जो टीने का दरमा था, उस दरमा से जो है वो पुख्ता जो है वो कुछ
मकान हुए हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से। गली ऐसी है कि एक आदमी का गुजर मुश्किल होता है। वहाँ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक साथ जो है वो रहते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी कैसी गुजरती है। अब रही बात कि लोग रच बस गए, लोगों ने क्यों नहीं अपनी जिंदगी सुधारी, तो सवाल ये उठता है कि वो कैसे सुधारते। उनके पास माली तौर पर वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। जो उनका कुछ भी, किसी का कोई दुकान था तो कोई कहीं काम करता था, वो सब कुछ जल चुका था। और उस वक्त उन्हें जो पैसे मिले थे उससे उन्होंने अपनी जो वो भी उतना शायद नहीं मिला होगा कि वो अपनी जो है वो कारोबार जो है वो दोबारा शुरू करते। तो जरूरत ये थी कि उनके लिए कोई माली तौर पर अगर कुछ इंतजामात होते तो शायद जो है वो कुछ कर पाते। अब इनके लिए बड़ा मसला ये है कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उनके लिए वो दर्दनाक यादें आज भी इनके जहनों में महफूज है। आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक लोग हैं जो मुतासिर हुए थे और वो उनका पूरी फैमिली, सिर्फ एक लोग नहीं पूरा इलाका मुतासिर हुआ था। वो याद उनके जहन में ताज़ा है। लेकिन मसला यही है कि जाए तो कहाँ जाए, ठिकाना कहाँ मिलेगा, क्या कोई जमीन दी गई, क्या कोई बस्ती बसाई गई। शबाना कितनी बड़ी आबादी थी ये आबादी कितनी बड़ी थी जो 26 साल पहले इस टेंगरा इलाके में यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ रहना शुरू कर दिया था जिस आबादी ने? कितनी बड़ी आबादी थी और आज कितनी बड़ी आबादी है, कुछ अंदाजा? आबादी काफी बड़ी आबादी थी, 20,000 के लगभग तो लोग होंगे। अभी आबादी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, 20 की जगह हम कह सकते हैं। तो आपने क्या महसूस किया शबाना, इन 26 सालों में वहाँ क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था? एक ऐसे हम स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ के बारे में मतलब जहाँ के बराबरी की नीतियों का किस्सा जो है वो सुनाया जाता है। वहाँ के लीडर्स ये सुनाते हैं कि हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ममता बनर्जी को काफ़ी समझा जाता है कि वो सबको एक नज़र से देखती हैं। तो ऐसे में क्या 26 सालों में क्या कुछ वहाँ नहीं हुआ जो होना चाहिए? देखिए, मकसद भी यही था इस न्यूज़ का और उनके हालात को दिखाने का कि 26 साल पहले ये कहाँ थे और आज ये कहाँ हैं। तो नजर यही आया कि मुतासरीन जो है, जिनके ऊपर मुतासरीन का ठप्पा लग जाता है, वो मुतासरीन ही रहते हैं। उनकी हालत में जो है वो बाज़ाबादकारी के नाम पर जो है वो ढंढोरे पीटे जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन मुतासरीन रहते हैं और उनका उस तरह से प्रचार भी नहीं होता। आप देखें कि कितने लोग हैं जिनको पता है कि उन इलाकों में आज भी वो कैंप मौजूद है और ये लोग आज भी एक सिसकती हुई जिंदगी जो है वो वहाँ गुजारते हैं। हाल आप सुनेंगे, हमारे साथ है हमारे मेहमान, हम कह सकते हैं कि उन्हीं में से एक मुतासरा फैमिली है कि एक लोग हैं, मोहम्मद आलम जो हमारे साथ है, वो खुद बताएंगे कि आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि हम उस कैंप से बाहर निकले और एक अच्छी जिंदगी गुजारे? जी नहीं, हम लोग कोशिश तो इंसान करता है कि हम शबाना मैडम अच्छी जिंदगी गुजारे। मगादुल्लाह साहब थोड़ा रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। हम लोग उसी जगह रह गए कि अब जिंदगी किसी हालत से रोजी रोटी के ज़िंदगी बसर किया, फिर बच्चे लोगों को परवरिश करना है। तो सरकार की तरफ से तो कहीं अभी तक वहाँ पर किसी तरह का मदद नहीं पहुँचा। जिस टाइम में कि CPM की हुकूमत थी, जुदी बाबू थे, उसके बुद्धे बाबू आए, तो कुछ भी मदद नहीं मिला। अभी जो हुकूमत है इसके तरफ से भी कुछ मदद नहीं मिल रही है। इस वजह का जो है, जबकि इंसान कोई भी इंसान आगे बढ़ने का कोशिश करता है, उसको किसी न किसी चीज़ का सहारा मिलता है, तभी वो आगे बढ़ता है। मगर हुकूमत तो अभी तक किसी चीज़ का वहाँ पर मदद मिला नहीं। लोग इलेक्शन का वक्त आता था तब आप लोग कभी नहीं कहते थे कि हमारी हालत भी सुधारे, हमें भी कहीं बसाइए, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं? नहीं, इलेक्शन जब भी आता है लोग अच्छे अच्छे वादे तो ज़रूर करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो है ना इतनी घनी आबादी है, इन लोग एक दूसरी जगह से अगर जो मुंतकिल हो जाए, कुछ आदमी के लिए आप अगर लोग अगर जो बंदोबस्त कर दे, जैसे कि ढीबी में एक जगह था धापा के पास, वहाँ पर जो है ना बिल्डिंग बना के लोगों को जगह दिया गया है। उसी तरह से हम लोग ने आज से कुछ कोई 10 साल पहले हम लोग ने बोला था कि आप लोग क्या उस वक्त जो है ना बुद्धे बाबू की हुकूमत थी, हम लोग ने बोला था कि अगर हम लोग की वैसा मदद मिले कि अगर ये बिल्डिंग बन जाए और उसमें जो है ना इंसान ज़िंदगी गुजारे, अगर उसके लिए कुछ मुआवजा दिया जाए तो भी हम लोग तैयार थे। मगर बोला तो गया ज़रूर कि अगर सर्वे हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। वो सर्वे करीब 2005 या 6 में हुआ था, 2006 में सर्वे हुआ था। उसके लिए जो है ना लोग सब, हम लोग जो है क्लब की तरफ से या और लोगों के मस्जिद कमेटी की तरफ से हम लोग ने सब मिल के सोचा था कि अगर ये बिल्डिंग बन जाएगी तो एक तरह से बिल्डिंग बन जाएगी, लोगों को आराम से रहने का ज़िंदगी गुजर होगा। मगर वो भी कुछ हुआ नहीं। अभी तक तो वहाँ पर किसी चीज़ का मदद नहीं है, सिर्फ पानी है
और उसके बाद पानी निकलने का रास्ता भी सही नहीं है, जो कि पानी सही से निकल सके मोहल्ले से। तालीम नहीं है, बीमारियां बहुत फैलती है। इस वजह का वहाँ जो है ना क्या मच्छर पैदा होता है, बीमारी बढ़ रहा है। सरकार उसके ऊपर मतलब ध्यान दे नहीं रही। हम लोग बराबर काउंसलर के पास जा रहे, उनसे बोले कि क्या कैसे। काउंसलर का क्या रवैया रहता है शबाना, इनसे पूछिए काउंसलर का रवैया क्या रहता है और क्या काउंसलर का रवैया कैसा होता है। जो एमपी या एमएलए जब इलेक्शन के लिए आते हैं तो उनका रवैया क्या होता है? एमपी तो आते जरूर है। एमपी तो कोई भी एमपी मैदान के अंदर में नहीं होते, आते हैं क्या बोल के चले जाते हैं कि हाँ क्या हम जो है ना आपको मदद करेंगे। एमएलए के टाइम में कैंप के अंदर नहीं आते, कैंप के अंदर जाते नहीं, लोगों से बात करते हैं और वही कुछ लोग से बातचीत करके वो वापस वैसे ही चले जाते हैं। क्या माने कुछ तब तो आते नहीं, क्या कैंप के अंदर का इन हो, उस मोहल्ला के अंदर इन होने से तब तो पता चलेगा लोगों को क्या कितने तकलीफ से यहाँ पर है लोग। काउंसिलर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो नुमाइंदा होता है वो तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है उनको मुंतखब किया जाता है, उनका रवैया कैसा होता है? उनका रवैया तो अभी तक क्या टीम माने जब सीपीएम की हुकूमत थी उस वक्त तो जल के मुतासिर पूरा हम लोग परेशान थे। उसके बाद किसी हालत से मकान बना, लोग सब अपना मेहनत मशक्क़त करके मकान बनाए। उसके बाद तो उसकी हुकूमत ख़त्म हो गए। अभी जो है टीएमसी की हुकूमत आई, तो टीएमसी की हुकूमत जो फर्स्ट आई तो उस टाइम में काउंसलर कौन वे शंभुनाथ कौर, तो वो जो है क्या मर्डर केस में अंदर हो गया। तो उसके बाद तो क्या ममता बनर्जी कभी इस इलाके में आई है क्या शबाना? काम करते थे। अभी जो है क्या कभी वजीर आला ममता बनर्जी आई? जी नहीं, वजीर आला ममता बनर्जी अभी तक तो वहाँ पर नहीं पहुँची हैं, उस इलाका में नहीं पहुँची हैं। वजीर आला ममता बनर्जी तो अभी नहीं पहुँची हैं। आप लोगों ने देखा है ममता बनर्जी को कभी? हाँ, ममता बनर्जी को तो ऐसे हम लोग देखा, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो बराबर जो भी प्रोग्राम होता है उसमें आते हैं, हम लोग देखते हैं उनको, मगर क्या उनसे बात करने का तो मौका नहीं होता ना किसी को। क्या हम लोग का अपनी पास सलाहियत कहाँ उन लोग से बात करें। हम लोग एमएलए से मैं शबाना जरा मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। खालिद इबादुल्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। खालिद इबादुल्ला साहब के बारे में मैं फिर से बता दूं कि ये टीएमसी से जुड़े हैं, काफ़ी करीब हैं, जो जमात बरसर इक़्तिदार अभी है। और जैसे इन्होंने खुद बताया कि ये भी उस इलाके में अपना इनका एक बिजनेस सेंटर हुआ करता था 26 सालों पहले टैंगरा इलाके में, जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ था। और फिर टैंगरा इलाके में लोग आके रहे थे, मतलब दूसरे इलाके से लोग यहाँ पर आके रह रहे थे। 26 साल हो गए, इनको अभी तक बाज़ाबादकारी नहीं की गई। खालिद इबादुल्ला साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, आज इस इलाका के बारे में बिल्कुल मैं वाज़े तौर के कहूँगा कि ऐसा नहीं कि पूरे तौर से इनकी भरपाई हो गई। ये लोग बेचारे गरीब हैं, उस इलाका बहुत ही गरीबी इलाका है। आपने उसकी तादाद का इलाका की जो आबादी के बारे में बता रहे थे, बहुत घनी आबादी है। ऐसा नहीं सिर्फ टैंगरा में, इसके बगल में एक बीबी बगान है, वहाँ भी हुआ था। इसके बाद मटिया बुरुज में हुआ था। बहुत सारे इलाकों में दंगा फसाद के जरिए बहुत नुकसान हुआ था। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो लोग यहाँ पे नुकसानदह हैं उनको चाहिए, उनको मैं समझता हूँ, चाहे वो बंगाल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो। आपने सुना कि जब दंगा हुई थी तो लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और ज्योति बापू उसके वजीर आला थे। और उसके बाद जब फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य वजीर आला बने, अभी 8 सालों से लगभग 2011 से ये सरकार आई है। और इसके पहले मैं समझता हूं कि लगभग 20 साल लेफ्ट फ्रंट सरकार ने इसकी पूरी तरह से मैं समझता हूं कि इन लोगों के साथ नाइंसाफी किया है। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आपकी सरकार वही कर रही है। उन्होंने 20 साल तक नाइंसाफी की, आपके भी सरकार को लगभग 10 साल होने को है। नहीं, आप 10 साल में कौन सा इनकी हालत को बदल दिया? गौर करें हजरत, आप थोड़ी सी गौर करें कि अगर 20 साल तक कोई सरकार रहती है, उस वक्त जब जला था, जब फसाद हुआ था, दंगा हुआ था, उस वक्त ही इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर तृणमूल सरकार है तो मैं उसकी तरफदारी करने के लिए बैठा हूँ। ऐसी बात नहीं। अगर गरीबों की बात आती है और कोई परेशान हाल है, उन लोगों के साथ मदद करने की बात होती है। और ममता बनर्जी हमेशा ये कहती है, और ममता बनर्जी का ये आवाज ही है कि वो गरीबों के लिए काम करना चाहती है। खालिद इबादुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आपने कभी अपने लेवल पर वजीर आला ममता बनर्जी या उनसे करीब या उनसे जो वजीर हैं उन तक ये बात पहुंचाई इस ताल्लुक से? कभी आपने टैंगरा इलाके के ताल्लुक से, इतनी घनी आबादी, आपको पता है वहां पर कितने स्कूल हैं,
वहां पर अस्पताल है कि नहीं है या कितनी तादाद में है? मैं जानता हूं, मैं आपको रास्ता गली का नाम बता दूंगा उस इलाका, क्योंकि मेरा एक वक्त इसलिए आपसे ये सवाल मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वहां के बारे में आप चूंकि टीएमसी से जुड़े हैं, आपने अपने लेवल पर क्या कोशिशें की हैं या कहां कमी आप देखते हैं कि टीएमसी वाले अगर कुछ कमी कर रहे हैं तो कहां कमी कर रहे हैं? मेरी बात सुने, यहाँ पे मैं इस इलाका का, मैं विधानसभा का लड़ाई भी लड़ चुका हूँ, मैं एमएलए का, यहाँ यही इलाका भी मेरा होता था, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि जो लोग को ये नुकसान हुआ है उनको सरकार के तरफ से मिलना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से राय दी और मशवरा वर्डिक्ट दे के ये कह दिया कि ये जगह जमीन इसका है उसका है, जो भी है वो फैसला आ गया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार, भारत के सरकार, पश्चिम बंगाल के सरकार को मिलकर जो लोग के नुकसान हुआ था, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हो या मुसलमान समुदाय के लोग हो, दोनों को अगर जानी और माली नुकसान हुआ था उन लोगों को मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं। और रही बात इस इलाका की गरीबी के बारे में, काउंसलर के बारे में, तो मैं यहां कहूंगा कि काउंसलर लोग को आज आपने देखा है कि पूरे बंगाल में ममता बनर्जी ने एक आवाज उठाई है कि दीदी के बोलो। दीदी को बोलने का मतलब है हर इलाका में जाकर एक प्रोग्राम हो रहा है और ये कहा जा रहा है। तो आप बताइए दीदी के बोलो प्रोग्राम के तहत आपने यहाँ क्या किया? आपने कितने लोगों को मोबिलाइज किया कि वो इस प्रोग्राम का फायदा उठाएं? मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। जब यहाँ पे पूरे बंगाल में इस दीदी के बोलो को आवाज उठी है तो हर वर्ग काउंसलर के इलाका में, चाहे वो वार्ड हो चाहे वो ब्लॉक हो, इस ब्लॉक में हर जगह पे 2-4 करके एक प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे ये नंबर दिया गया है 3170। ठीक है, पूछता हूं मैं, शबाना जरा उनसे पूछिएगा आलम साहब से कि क्या दीदी के बोलो के तहत कोई प्रोग्राम वहां पर मुनक्किद हुआ है, और जरा ये भी मुझे डेटा बताइए कि इतनी बड़ी आबादी के बीच वहां पर स्कूल कितने हैं? शबाना, अगर कुछ जानकारी मिल पाए तो कितने स्कूल हैं, कितने छोटे अस्पताल हैं? बिल्कुल, कल ही हमें एक शख्स ने वहाँ पे बोला था कि उन्होंने दीदी को बोले कि जो फोन में जो है उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन कोई जो है उनकी जो है कोई मसाइल का हल नहीं किया गया। कल भी लोगों ने इस तरह की बात की थी। आज भी हम पूछते हैं कि दीदी को बोलो एक प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे उसका प्रचार जिस तरह, तो आपने दीदी को बोलो के तहत आप लोगों ने, पूरे आपके इलाके ने, कभी आपने कोशिश की कि उसमें अपने मसाइल बताएं और कुछ उसका हल निकालने की कोशिश करें? नहीं, हम लोग ने कहा उनका जो है बोलो में हम जो चल रहा है, कहा उसका उनका कार्ड भी है, सबको दिया गया है, उसमें उनका जो कांटेक्ट नंबर है, उसमें जो है ना हम लोग 2-4 बार कोशिश करने के बाद जो है ना एक बार मौका भी आया बात करने का, हम लोग बातचीत किया, बोले कि नहीं, कहा हम लोग जो है हमारे कर्मी जो है इंशाल्लाह जो है आपको मदद करेंगे, आप वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगा। मगर अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला, अभी तक कोई मदद नहीं आई है, इसमें भी वादे ही हुए हैं। शबाना, वक्त की कमी हमारे पास है। खालिद अबादुल्ला साहब, आपने अपना वक्त दिया, इसका भी बहुत शुक्रिया। आलम साहब का शुक्रिया। और शबाना, हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ा फिर 1-2 कुछ और मजीद रिपोर्ट इस पर आप भेजिए और ये पता चले कि ये दीदी के बोलो जो ये प्रोग्राम है, इसके तहत भी इस इलाके में इम्तियाजी बर्ताव अभी भी जारी है या इस इलाके के लोगों को इसके तहत सुनवाई हो रही है। खालिद साहब, आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि हालात बेहतर होंगे। सिर्फ पिछली हुकूमतों को कुचलने से फायदा नहीं होता, अभी जो हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।